Hello everybody, welcome in this class. We come with the third part of photosynthesis. So कल के क्लास के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे जो अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो आपका एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम को शो करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. सबसे पहले हम इसका एक आउटलाइन समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे. So if we talk about the photosynthetic process or the whole mechanism of photosynthesis, then we can say कि हम लोग photosynthesis को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक आपका photosynthesis जहाँ पे actual photosynthesis हो रहा है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस हो रहा है. दूसरा इसी का पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे उसी ग्लूकोज को यूज करके एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों की दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली आपकी सेल के अंदर चल रही होती हैं. एक प्रोसेस जिसे हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं, इट विल गोइंग टू कंडक्ट इन द क्लोरोप्लास्ट रीजन, और एरोबिक रेस्पिरेशन इज स्पेसिफाइड टू द माइटोकॉन्ड्रियल रीजन. ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है, क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज का प्रोडक्शन करना इज नॉट दैट इनफ. ठीक है, ग्लूकोज के प्रोडक्शन के बाद उसे एटीपी का प्रोडक्शन करना भी जरूरी है. तो फोटोसिंथेसिस के साथ ही साथ हमारी सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन भी चलता रहता है. अब रेस्पिरेशन आपका दो टाइप से होता है, एरोबिक और अनएरोबिक. हम लोग जब प्लांट सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दे परफॉर्म द एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक का मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन होने वाला है. ठीक है, यानी एटीपी का जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी. तो अगर हम इस प्रोसेस को एक आउटलाइन में समझें तो हम कह सकते हैं कि फर्स्टली क्या होता है कि हमारी सनलाइट होती है. देखो, फोटोसिंथेसिस का सिंपल सा काम ये होता है कि वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के अंदर. और ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कौन सी होती है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इसे इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को आपके एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया. राइट, सो हम लोग आउटलाइन अगर समझते हैं तो सबसे पहले हमारी सनलाइट, जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वहां से आपकी लाइट एनर्जी आती है. और उसके बाद वाटर का स्प्लिटिंग होता है. अब वाटर का स्प्लिटिंग क्यों होता है कि वाटर जो है वो आपका क्या कहते हैं उसको, H पॉजिटिव आयन यहाँ से हमें मिलेंगे, पहली चीज. दूसरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह ये काम करता है. तो यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होता है सबसे पहला स्टेप. जैसे वाटर का स्प्लिटिंग होता है, हमारा ऑक्सीजन एज अ वेस्ट मटेरियल यहाँ से निकल जाता है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से रिलीज होती है, तो ऑक्सीजन इज द वेस्ट मटेरियल दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. जैसे ही फर्स्ट स्टेप में हमारा वाटर का स्प्लिटिंग होगा, वहां से हमारा ऑक्सीजन एज अ वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा और बचेगा क्या, हमारे पास H पॉजिटिव आयन. और ये H पॉजिटिव आयन हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करने वाले हैं. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस को हम दो स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं. एक हमारी इसमें लाइट रिएक्शन होती है, एक इसमें डार्क रिएक्शन होती है. लाइट रिएक्शन जिसे हम लोग एसिमिलेटरी, हम लोग कह सकते हैं कि एसिमिलेटरी पावर हमारी इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होती है. तो हम लोग देखते हैं जब लाइट रिएक्शन कंडक्ट होता है तो वहां पे एटीपी का प्रोडक्शन भी होता है, NADPH का प्रोडक्शन होता है, और ऑक्सीजन जो कि हमारी वेस्ट मटेरियल की तरह निकल जाती है. लाइट रिएक्शन के बाद में डार्क रिएक्शन कंडक्ट होती है. उस डार्क रिएक्शन के टाइम पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके एसिमिलेशन हो जाता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के भी दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, दूसरा पार्ट जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं. लाइट रिएक्शन जिसके अंदर एसिमिलेटरी पावर बनती है, और डार्क रिएक्शन जो कि आपका कार्बन का एक्चुअल में फिक्सेशन करता है. ठीक है, क्योंकि इस डार्क रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए हमें जो एसिमिलेटरी पावर चाहिए होती है, दैट इज NADPH और ATP, वो हमें इसी लाइट रिएक्शन से मिलती है. इसलिए ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के, दोनों नहीं, डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन आपका इंडिपेंडेंटली कंडक्ट हो सकता है, बट डार्क रिएक्शन बिना लाइट रिएक्शन के कंडक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज डार्क रिएक्शन को जो आपकी एसिमिलेटरी पावर चाहिए वो लाइट रिएक्शन के कंडक्शन के बाद ही प्रोड्यूस होती है. दैट्स द ओनली रीजन कि हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं या एनिमल्स जो है, दीज आर हेटेरोट्रोप्स, बिकॉज एनिमल जो होते हैं उनके पास उनकी बॉडी के अंदर लाइट रिएक्शन का कंडक्शन नहीं होता.
और लाइट रिएक्शन अगर नहीं होती तो हमारी बॉडी भी ग्लूकोज ऑफ कोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ना। फिर इसी ग्लूकोज का फिक्सेशन होता है। अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि इसका मोटा मोटा पार्ट हम देख लेते हैं, आउटलाइन देख लेते हैं, बिकॉज डिटेल में हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कभी और कंप्लीट करेंगे। सो इसी ग्लूकोज का आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 यहाँ से एज अ बेस प्रोडक्ट निकल जाती है, प्लस में वाटर मॉलिक्यूल, और इसी ग्लूकोज का एसिमिलेटरी पावर को यूज करके, सॉरी नॉट एसिमिलेटरी पावर, NADH है यहाँ पे, एसिमिलेटरी पावर नहीं है, तो NADH को हम लोग यूज करके यहाँ पे आपके वाटर मॉलिक्यूल लास्ट हमारा प्रोडक्ट निकलता है और हमें केमिकल एनर्जी मिल जाती है जिससे हम कहते हैं ATP। अगर मैं एक सिंपल लाइन में कहूं तो क्या होता है कि हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था? वाटर था। लेकिन जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वही वाटर हमारा लास्ट में निकल जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा वेस्ट की तरह काम कर रही थी और यहाँ ऑक्सीजन हमारा बिल्कुल एक एसेंशियल फैक्टर है। ऑक्सीजन के बाद ही हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे सिंथेसाइज होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का इंटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का आपका एक्सक्रीशन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे वेस्ट की तरह निकलती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड आपके फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जरूरी है। तो ये दोनों प्रोसेस भले ही दो अलग अलग ऑर्गेनली के अंदर कंडक्ट हो रही हो, बट दोनों प्रोसेस एक दूसरे के वेस्ट प्रोडक्ट को एज एसेंशियल फैक्टर यूज करती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर CO2 को यूज किया जाता है और O2 को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकाला जाता है। वही एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर O2 को एज अ वेस्ट O2 को एज अ इनटेक लिया जाता है उसका, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट मी चूज अ ब्लैंक स्लाइड फॉर दैट। Okay, we don't have any blank slide. We can cover that part on this slide. Okay. Yes. तो मैं यहाँ पे, आप इस इमेज को भूल जाइए बिकॉज अभी हम लोग जो पार्ट कर रहे हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग फोटोकेमिकल फेज और लाइट रिएक्शन वगैरह देखेंगे। ठीक है, हिल रिएक्शन हमारी कैसे कंप्लीट होती है। अभी मेरे पास ब्लैंक स्लाइड नहीं है तो हम इसी के ऊपर पोर्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमने कहा कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम उस मैकेनिज्म को दो रिएक्शन में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन। ठीक है, आज का जो हमारा लेसन होने वाला है इसके अंदर हम लोग मेनली लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। अगर हमारा टाइम बचता है तो हम डार्क रिएक्शन को भी कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट लेसन। लाइट रिएक्शन जो होती है, लाइट रिएक्शन के अंदर भी हमारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर मैं पूरी लाइट रिएक्शन को यहाँ पर डिवाइड करना चाहूँ तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ कि देखिए, यस, हमारा जो लाइट रिएक्शन है उसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मेरा जो स्टेप होगा लाइट रिएक्शन का दैट इज लाइट का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि सबसे पहला काम तो यही है ना कि जो हमारे पिगमेंट सिस्टम है वो लाइट को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, अब इसी लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास फोटो सिस्टम्स होते हैं, पिगमेंट सिस्टम होते हैं। फोटो सिस्टम 1 या हम पिगमेंट सिस्टम इन्हें कह सकते हैं, और फोटो सिस्टम 2। ये जो फोटो सिस्टम है इनके पास बहुत सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने लास्ट में आपको बताया था फोटो सिस्टम 2, अगर इसके लोकेशन की हम बात करते हैं तो ये आपके थायलोकॉइड रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, थायलोकॉइड के अप्रेस पार्ट के अंदर हम कह सकते हैं, नॉन अप्रेस पार्ट के अंदर हमारा फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, और अप्रेस पार्ट के अंदर हमारा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? फोटो सिस्टम 2। ठीक है, आई कैन राइट डाउन इट हियर, नॉन अप्रेस अप्रेस पार्ट, यस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फोटो सिस्टम 1 की तो यही हमारा फोटो सिस्टम प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है आपकी लेमिले के अंदर, जो आपकी स्ट्रक्चर के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो लेमिला होती हैं, जो आपके दो ग्रेना के बीच में मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मोस्टली उसी लेमिला के अंदर हमारा फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। और अगर इसको और भी डिटेल में कहें तो फोटो सिस्टम 1 इज प्रेजेंट इन द नॉन एप्रेस पार्ट ऑफ ग्रेना थायलोकॉइड एज वेल एज द स्ट्रोमा थायलोकॉइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द नॉन एप्रेस पार्ट ऑफ ग्रेना थायलोकॉइड as well as
स्ट्रोमा थाउरोगाइड, राइट गाइस। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, इतनी बात हमने समझ में आई कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो स्टेप है आपका लाइट का एब्जॉर्प्शन, है ना। अब लाइट का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, देखिए लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास जो फोटो सिस्टम है वो प्रेजेंट है, उनकी स्पेसिफाइड लोकेशन हमने बता दी, और उन्हीं फोटो सिस्टम के पास में हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इनके अंदर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो फोटो सिस्टम वन की अगर हम और भी अच्छे से बात करें तो फोटो सिस्टम वन, जिसे हम पिगमेंट सिस्टम वन भी कहते हैं, इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है, समटाइम आप देखोगे कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है PS, यस यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देती हूँ, PS700। अब ये PS700 क्या चीज होती है, देखिए PS700 का मतलब ये है कि ये जो आपका पिगमेंट सिस्टम होने वाला है, ये जिस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो कौन सी लाइट होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी वेवलेंथ होगी 700 नैनोमीटर। लास्ट में हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन और द पार रीजन जो लाई करता है 400 टू 700 नैनोमीटर, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जो हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो अलग अलग रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे ही मैंने आपको ये भी बताया था कि अब हम इसी चीज में देख सकते हैं कि हमारा जो फोटो सिस्टम वन है ना, वो आपके 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि जितने भी हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे वो 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होगी कि फोटो सिस्टम वन जो है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। इसके पास कौन से पिगमेंट ज्यादा होते हैं, तो देखिए आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दोनों PS1 के पास बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर कैरोटिनॉइड्स की बात करें, कैरोटिनॉइड जो कि एसेसरी पिगमेंट की कैटेगरी में आता है, मेजर फंक्शन हमारे क्लोरोफिल के पिगमेंट करते हैं। रीजन इज क्योंकि क्लोरोफिल डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट कर सकता है, कैरोटिनॉइड डायरेक्टली नहीं कंडक्ट कर सकता, इसलिए वो एक एसेसरी पिगमेंट की तरह काम करता है। तो इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन कैरोटिनॉइड इसके पास लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अच्छा, और भी अगर इसके बारे में हम कहें तो जो आपका PS सेकंड है ना, ये PS सेकंड आपकी इस लाइट रिएक्शन के टाइम पे दो हमारी यहाँ पे कह सकते हैं दो टाइप से फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, ठीक है। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP, और जो हमारी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, उसे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे दो टाइप से हमारा फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। पहला फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है साइक्लिक और एक होता है हमारा नॉन साइक्लिक। तो ये दोनों के लिए भी हमें क्या चाहिए होते हैं, ये दोनों के लिए भी हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब हमसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेटिक वन कौन से को कंडक्ट कर सकता है, फोटोसिंथेटिक सेकंड कौन से को कंडक्ट कर सकता है, तो ऑफ कोर्स जो PS1 जो है ना, हम लोग अभी PS1 की बात कर रहे हैं, है ना। तो PS1 हमारा वो पिगमेंट सिस्टम है जो कि आपकी नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को ये इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो PS1 कैन कंडक्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इंडिपेंडेंटली का मतलब इसे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रीली आराम से उस फोटोफॉस्फोरिलेशन को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन नॉन साइक्लिक के टाइम पे दोनों ही चाहिए होते हैं, PS1 और PS सेकंड दोनों ही हमारे जरूरी होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। व्हाट वी हैव कवर्ड कि जो हमारा फोर्थ पिगमेंट सिस्टम वन है, ये पिगमेंट सिस्टम वन हमारे लैमेली के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका अदर नेम हम लोग कहते हैं PS700, क्योंकि ये 700 वेवलेंथ की जो हमारी लाइट है उसको ऑब्जॉर्ब करता है। इसके अगर पिगमेंट की बात करें तो इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है कैरोटिनॉइड की कंपैरिजन में, और PS1 जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कर सकता है। लोकेशन हमने इसकी डिस्कस कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं PS सेकंड की। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दैट पार्ट, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो सेकंड फोटो सिस्टम है उसके बारे में, ठीक है। यस, तो हम लोग अभी सेकंड फोटो सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा फोटो सिस्टम सेकंड, इसकी लोकेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस करी कि जो फोटो सिस्टम हमारा सेकंड प्रेजेंट होता है ना, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। फोटो सिस्टम सेकंड आपका प्रेजेंट होगा थाइलाकोइड रीजन के अंदर, ठीक है। अब हमने ये भी बात देख ली कि ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन उस नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के अंदर ये PS1 के साथ मिलकर काम करता है,
ठीक है। इसका अदर नेम अगर हम कहें, इसका अदर नेम होगा P680, सॉरी PS680। P680 भी लिख सकते हो आप, PS680 भी लिख सकते हो। अब P680 का मतलब क्या होगा? P680 का मतलब ये है कि ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को ही ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एप्रेस पार्ट में ये प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरिलेशन कंडक्ट कराएगा बट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कराएगा। और इसके अगर पिगमेंट की बात करते हैं तो इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और इसके पास कैरोटीनॉइड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके पास सारे ही आपके पिगमेंट इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई क्लियर। अब हमने क्या कहा कि हम लाइट रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा लाइट एब्जॉर्प्शन जिसमें हमारे इन दोनों फोटो सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, इनके बारे में हमने देख लिया। दूसरा जो स्टेप होगा उसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की स्प्लिटिंग होगी। फोटोलाइसिस का मतलब, लाइसिस वर्ड जहां पे आ जाता है, लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज का टूटना, और फोटोलाइसिस का मतलब लाइट की वजह से वो चीज टूट रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर का टूटना, यानी कि वाटर टूट रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे सबसे पहले हमारा जो वाटर होता है ना, उसकी स्प्लिटिंग होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे दिखाया था इस इमेज के अंदर कि सबसे पहला काम क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है। वाटर स्प्लिटिंग हो रही है, यानी कि लाइट की वजह से हमारा वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट कर रहा है ना। तो ये हमारा स्टेप होगा। वाटर स्प्लिटिंग कैसे होती है? देखिए, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमारा सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज होता है, यही वाटर मॉलिक्यूल। कैसे यूज होता है? एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहीं से मिलने वाले हैं। ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा, हमारे पास बचेगा H पॉजिटिव आयन, और यही मेरा आगे इन्वॉल्व होने वाला है, ठीक है। और ये क्यों हमें H पॉजिटिव आयन चाहिए होते हैं? फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करना है। और अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करना है तो ऑफ कोर्स हमें कोई रिडक्शन करने वाली चीज चाहिए, है ना। और आपको पता है रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आप याद करो तो रिडक्शन की डेफिनेशन होती है गेन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब अगर मेरे को गेन ऑफ H पॉजिटिव आयन कराना है तो ऑफ कोर्स मुझे H पॉजिटिव आयन चाहिए ही चाहिए होंगे, कहीं ना कहीं से तो मेरे H पॉजिटिव आयन आएंगे ही ना, और वो H पॉजिटिव आएंगे मेरे इस वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग की वजह से, ठीक है। सो यही जो ब्रेकेज ऑफ वाटर है, इसको कैटेलाइज कौन करता है? इसके कैटेलिसिस के टाइम पे यहाँ पे हमें एक आयन चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीज। इस मैग्नीज आयन की वजह से ही यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कंडक्ट होती है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीज स्किफ बेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन आपकी लिखूं, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की रिएक्शन अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या होगा? देखो, आपको क्या करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में जो रिएक्शन बताई थी ना कि CO2 से हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, आपको सिर्फ वो रिएक्शन याद रखनी है और फिर करना है कि फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि सारा कुछ उसी के ऊपर बेस्ड चलने वाला है। तो मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था ना कि CO2 से हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल को यूज करके लाइट और क्लोरोफिल की वजह से हम लोग क्या बनाने वाले हैं? यहाँ पे बनाने वाले हैं हम लोग ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की या फिर मोइटीज बनाने वाला है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CH2O। घबराना नहीं, इसको देख के मैंने C6H12O6 की जगह मैंने यहाँ पे लग दिया CH2O, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या निकलता है? वाटर निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में और ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि लाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया, सबसे पहली चीज हो गया जी, हो गया। उसके लिए कैसे हुआ? फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 की वजह से लाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब फोटोलिसिस मेरे को कराना पड़ेगा। फोटोलिसिस मैंने क्यों कराना है? क्योंकि फोटोलिसिस के बाद मुझे मिलेंगे H पॉजिटिव आयन, और यही H पॉजिटिव आयन मेरे इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये जो रिएक्शन है ना, ये एक ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन है। और रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जहां हमारा एक साइड रिडक्शन होता है, वहीं एक साइड हमारा ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ आप देखते हो, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रखा है, वाटर से ऑक्सीडाइज होके आपकी ऑक्सीजन मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके हमें ग्लूकोज मिल रहा है, ठीक है। मुझे इसी रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? H पॉजिटिव आयन चाहिए, और ये H पॉजिटिव आयन मुझे कहां से मिलेंगे? जब मेरा वाटर का ब्रेकडाउन होगा।
वाटर का ब्रेकडाउन मैंने किया, मेरे पास वाटर था H2O। मैं जब इसकी स्प्लिटिंग करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, OH नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव आयन मिलते हैं। लेकिन मुझे इस OH नेगेटिव की जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ H पॉजिटिव आयन चाहिए और मुझे H पॉजिटिव आयन चाहिए। तो मेरी स्प्लिटिंग की रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि 4 वाटर के मॉलिक्यूल मैं लूंगी, लाइट और क्लोरोफिल के अंदर ही हमारी प्रोसेस कंडक्ट होने वाली है। 2 वाटर मॉलिक्यूल मेरे यहाँ से मुझे मिल जाएंगे, प्लस में मुझे 4 H पॉजिटिव आयन यहाँ से मिलेंगे, प्लस में मेरे 4 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से मिलेंगे। ये रिडक्शन के बाद जब यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है तो मुझे इलेक्ट्रॉन भी मिलते हैं, ठीक है। प्लस में मेरी ऑक्सीजन जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकल जाएगी, ठीक है। तो मेरा सेकंड स्टेप भी हो गया, लाइट का अब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर का स्प्लिटिंग भी हो गया। क्यों हुआ ये चीज आपको यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए कि आप यहाँ से बिल्कुल ना बोलो। अब ये जो रिएक्शंस होती है जिसे हम कहते हैं वाटर का स्प्लिटिंग या फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसको जिस बंदे ने यानी कि जिस साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन किया था उस बंदे का नाम था रॉबर्ट हिल। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना फेमस आदमी, उसने इतनी अच्छी बात हमें बताई कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और उस रिडक्शन के अंदर सैक्रिफाइस कौन करता है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल बेचारा टूट जाता है ना। तो इस रॉबर्ट हिल ने क्या किया, इस रिएक्शन का नाम ही क्या रख दिया, हिल रिएक्शन। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हिल रिएक्शन कौन सी है और हिल रिएक्शन के अंदर आपसे क्या होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। ओके जी, अब हम आते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। हमारा थर्ड स्टेप क्या है, 2 स्टेप हमारे लाइट रिएक्शन के कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट। देखिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन तो हमने 2 चीजें कर ली। लाइट रिएक्शन के लिए आपको इतना याद रखना है कि लाइट रिएक्शन में मुझे एसिमिलेटरी पावर बनानी है, ठीक है। एसिमिलेटरी पावर का मतलब मुझे NADPH बनाना है और मुझे वाटर मॉलिक्यूल मुझे ATP बनानी है, जो कि मेरा लास्ट में यूज होने वाला है डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने 2 स्टेप तो कर लिए कंप्लीट। अब मेरा थर्ड स्टेप क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ ठीक है। हम लोग यहां से थर्ड स्टेप को कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए मेन पॉइंट होने वाला है, मेन हमारा पार्ट होने वाला है। तो देखिए अब यहां से मैं इंटरमीडिएट बनाने हैं। अब इंटरमीडिएट हम कैसे बनाएंगे भैया, इतना तो हमने कर लिया, हमने वाटर का भी तोड़ लिया, हमें H पॉजिटिव आयन भी मिल गए, ऑक्सीजन हमारी वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकल गई, लाइट का अब्जॉर्प्शन भी हो गया, ये इतनी चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, इंटरमीडिएट बनाने हैं। और इंटरमीडिएट कौन से होंगे, ये इंटरमीडिएट होंगे NADPH2 NADPH, ठीक है। मैं यहां से राइट डाउन कर लेती हूँ कि कौन कौन से इंटरमीडिएट हमने बनाने हैं। NADPH2 बनाना है, NADPH बनाना है। मेक श्योर आपको पता हो कि NADPH2, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे हमारे कितने ATP मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे, 3 ATP मॉलिक्यूल इसके ब्रेकडाउन से हमें मिलेंगे। NADPH से हमें 2.5 ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है, ओके जी। ऐसे ही जब आप FADH2 का ब्रेकडाउन करते हो तो हमें मिलता है 2 ATP मॉलिक्यूल, और FADH का जब ब्रेकडाउन होता है तो हमें मिलता है 1.5 ATP, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग इरेज कर लेते हैं, बिकॉज अभी जो हमारी एसिमिलेटरी पावर है दैट इज NADPH2 एंड NADPH, जिसको हमें अभी बनाना है, राइट। तीसरा हमारा एसिमिलेटरी पावर क्या होगा, ATP, और ATP का मतलब एक ही ATP है, ठीक है। और ये हमारी 2 टाइप की रिएक्शन यहाँ पे कंडक्ट होगी जिनसे ये प्रोड्यूस होने वाले हैं। पहला फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा कीमोऑस्मोसिस इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ मेरा जो थर्ड स्टेप है ना, इसके अंदर और 2 पार्ट आने वाले हैं। अब मैं उन 2 पार्ट को यहाँ पे राइट डाउन कर लेती हूँ। मेरी कौन से 2 पार्ट होंगे, पहला जो मेरा पार्ट होगा दैट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन, सेकेंड जो मेरा पार्ट होगा दैट इज कीमोऑस्मोसिस इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब जो मेरा फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये भी मेरा 2 टाइप से कंडक्ट होता है।
दो टाइप का मतलब इसमें भी मेरे दो स्टेप होते हैं। वो दो स्टेप कौन से होते हैं? पहला मेरा स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और दूसरा जो मेरा स्टेप होता है दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है।